तो अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे दैट इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, जो अभी हमारा चल रहा था टॉपिक वो था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने कुछ पार्ट कर लिया था। ठीक है, उस बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट हमने कर लिया था। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मिड से। स्टार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड। ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया को देखें, किसी बैक्टीरिया, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर आप इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, और इसको हम लोग बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। या प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर बहुत सारे नाम होते हैं। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा आप क्या देखेंगे कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा chromosomal DNA, and this extra chromosomal DNA is known as plasmid. We call it plasmid. ये जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग CCC भी कहते हैं, 3 times C. That means covalently closed circular DNA. There is covalently closed circular DNA. ठीक है, प्लाज्मिड जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है, और ये टाइप जो होता है वो डिपेंड करता है इसके फंक्शन पे। राइट डाउन, हेडिंग इज प्लाज्मिड. It is extra chromosomal DNA. It is extra chromosomal DNA, also known as covalently closed circular DNA, also known as covalently closed circular DNA, और CCC, 3 बार C, covalently closed circular DNA, और 3 times C. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. depending upon the function, plasmid is divided into different types. Plasmid is divided into different types. Plasmid is divided into different types. ठीक है, पहला लिखिए R plasmid. R plasmid, that is resistance plasmid. R plasmid और resistance plasmid. ठीक है, आपने बायोटेक पढ़ा होगा, तो बायोटेक में आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है दैट इज प्रेजेंट in DNA of plasmid. So are those plasmid which provide resistance against antibiotics, or they contain gene for antibiotic resistance? ठीक है, write down R plasmid or resistance plasmid. Are those plasmid which contains are those plasmid which contains gene for
antibiotic resistance are those plasmid which contains gene for antibiotic resistance. पहले इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ एक दो बार पहले कि जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट वेयर, तो इट इज प्रेजेंट इन आर प्लाज्मिड, और बाकी आप बायोटेक में इसको पढ़ेंगे ही प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेकेंड इज एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड दैट इज fertility plasmid, F plasmid that is fertility plasmid. तो ये वो प्लाज्मिड है जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। राइट डाउन, आर दोस प्लाज्मिड which helps in bacterial conjugation, are those plasmid which helps in bacterial conjugation, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, कॉल प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड present in E. coli or Escherichia coli, presence in E. coli, responsible for production of toxin colicin, responsible for production of toxin colicin, COLCIN, ठीक है, responsible for production of toxin colicin. नेक्स्ट, फोर्थ, टीआई प्लाज्मिड, ये तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा बायोटेक में। दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, present in agrobacterium, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में होता है, आप बायोटेक में इसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। तो बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इस प्लाज्मिड के पास ट्यूमर इंडक्शन के लिए जीन होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को रिमूव करके और वहां पे अपना इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिजार्म्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिजार्म्ड, डिजार्म्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके कॉलिसिन टॉक्सिन है, अदर बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। डिजार्म्ड टीआई प्लाज्मिड, disarmed TI plasmid is used as vector. Disarmed TI plasmid is used as vector in plant biotechnology. Plant biotechnology. लास्ट लिख लीजिए, फिफ्थ इज
degradative plasmid. Degradative plasmid. ये जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड. इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड plasmid present in Pseudomonas putida. It is genetically engineered plasmid present in Pseudomonas putida. ठीक है. इसका काम क्या है? आपने ऐसा सुना होगा, कभी कभी क्या होता है, कोई ऑयल टैंकर वगैरह से लीकेज हो जाता है और पूरे पानी में ऑयल फैल जाता है. तो जो पेट्रोकेमिकल है, इट इज हेवियर हाइड्रोकार्बन, तो इजीली रिमूव नहीं होता है. तो इस ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए इस प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है. ये क्या करता है? इट ब्रेक्स दिस हेवियर हाइड्रोकार्बन into simpler form, which can be degraded easily, and that's why it is also referred as oil jipper. Write down. It is used for it is used for removal of it is used for removal of oil spills. It is used for removal of oil spills, as it helps in breaking heavier hydrocarbon helps in breaking heavier hydrocarbon into simpler form, heavier hydrocarbon into simpler form, which can be degraded easily, which can be degraded easily. It is also referred as oil jipper. It is also referred as oil jipper. ठीक है, इसको ऑयल जिपर भी कहते हैं ना. कोई भी बैक्टीरिया अच्छा या बुरा काम लार्ज स्केल पे कर रहा हो, जैसे कोई बैक्टीरिया मान लो बहुत ज्यादा डिजीज कॉज कर रहा है, या कोई बैक्टीरिया बहुत ह्यूमन के वेलफेयर में, जैसे ये ह्यूमन वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं सुपर बग. तो राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज अ सुपर बग. इट इज ए सुपर बग. ठीक है, इट इज ए सुपर बग. लिख लिया. चलिए, तो प्लाज्मिड हमारा हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ा देते हैं. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म. सॉरी, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल राइबोसोम. नेक्स्ट हेडिंग इज
bacterial ribosome. Next heading is bacterial. हाँ बताइए भूपेंद्र, क्या पूछना है? हाँ भूपेंद्र और टू, कोई किसी को डाउट है क्या? पूछ लीजिए। सुपर बग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो कि कोई भी लार्ज स्केल पे काम कर रहा हो, बहुत तूफानी टाइप से काम कर रहा हो, अच्छा या बुरा कुछ भी। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो भी सुपर बग है। या कोई बैक्टीरिया जो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा वेलफेयर के लिए है, वो भी सुपर बग है। तो सुपर बग एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन परफॉर्म एनीथिंग एट वेरी लार्ज स्केल, दैट इज रिफर्ड एज सुपर बग। ठीक है, हो गया? क्लियर है सबको? चलिए ना, कोरोना इज ए वायरल डिजीज, इट इज नॉट अ सुपर बग। बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज करते हैं, वायरस है वो। ठीक है ना, कोरोना ने तो लाइफ हेल्प कर दी है। छोड़ो यार ये सब, तुम कहाँ टॉपिक बदल रहे हो ना। नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल राइबोसोम। तो अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो राइबोसोम जो होता है इट इज 70s। हाँ, स्पाइरुलिना इज अ सुपर बग कह सकते हो। ठीक है ना, 70s कंसिस्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट 50s and smaller subunit 30s। ठीक है, 50s and 30s ना। ये जो S है, ये S किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? S रिप्रेजेंट करता है स्वेटबर्ग्स कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्वेटबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये क्या है? एक टेक्निक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या होता है, ऐसे होल्डर्स बने होते हैं ऐसे चारों तरफ, उसमें हम टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर देते हैं। ऐसे करके टेस्ट ट्यूब को हमने, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब हो गया, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हो गया, ऐसे हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद उसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे। स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। तो जिस स्पीड पे राइबोसोम इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल कर जाए, ठीक है, जिस स्पीड पे राइबोसोम इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल कर जाए, वो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो जो लार्जर सब यूनिट है जिसको हम 50s कहते हैं, ये 50,000 आरपीएम पे सेडिमेंट करता है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट 30,000 आरपीएम पे, और ये जब दोनों साथ हो तो 70,000 आरपीएम पे। ओके, समझ में आया ये एस का मतलब क्या है? प्रणम, प्रणम, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, नो सर, अभी बता देता हूं सिद्धार्थ, लिख लीजिए फिर दोबारा बता दूंगा। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, राइबोसोम इज 70s, ribosome is 70s, consist of larger subunit
50s, and a smaller subunit 30s, larger subunit 50s, and a smaller subunit 30s. Here S stands for, here S stands for sedimentation coefficient, sedimentation coefficient, or Swedberg constant, Swedberg's constant, that is, हाँ बताओ प्रज्ञा, क्या पूछ रही हो? कुछ पूछ रही हो प्रज्ञा? Swedberg constant or sedimentation coefficient, that is speed of, अभी बताता हूं फिर से, that is speed of centrifugation, that is speed of centrifugation at which, speed of centrifugation at which a ribosome will sediment, at which a ribosome will sediment. फिर से इसको समझ लो, फिर से मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, देखो यहाँ एस जो है ना, एस वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट। एक टेक्निक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसमें क्या, जैसे मान लो एक सेल है, आपने सेल को ब्रेक किया, तो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, और भी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सारे कंपोनेंट है। आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हो, तो एक टेक्निक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसमें हाई स्पीड में हम लोग रोटेट करके कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, हर स्पीड पे अलग अलग चीज उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल होता जाएगा, मतलब सेडिमेंट होता जाएगा। तो जब अगर राइबोसोम का लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट साथ में है, तो जिस स्पीड पे वो सेडिमेंट करेगा, वो स्पीड जो है वो है 70,000 आरपीएम, इसलिए उसको 70s कहते हैं। और जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग है, तो लार्जर सब यूनिट विल सेडिमेंट एट 50,000 आरपीएम revolution per minute and a smaller subunit will sediment at 30,000 rpm. तो 50 और 30 जोड़ के 80 नहीं लिखेंगे, तो 50,000 और 30,000 को डिनोट कर रहा है, 50 और 30, और 70,000 को डिनोट कर रहा है। समझ में आया सबको? सर लैब में होती है ये मशीन? हाँ एकदम होती है, एकदम होती है लैब में। ठीक है, इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। दिस डिवाइस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इट इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। लाखों में स्पीड चली जाती है उसकी। ठीक है, छोड़िए सब में जानना नहीं ना। क्या है बताओ ज्योति, क्या रिपीट करो ज्योति? अरे जरूरत नहीं है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं उसको, पर आपके मतलब का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है inclusion bodies. Next heading is inclusion bodies. Right on. In case of bacteria, food reserve is present in form of glycogen granules, volatile granules,
protein crystals, oil droplets, and PBH. PBH, that is poly beta hydroxy butyrate. Poly beta hydroxy butyrate. In case of bacteria, लिखिए श्रुति, in case of bacteria, food reserve is present in form of food reserve is present in form of glycogen granule, glycogen granule, volatile granule, glycogen granule, volatile granule, protein crystals, oil droplets, and PBH, that is poly beta hydroxybutyrate. Poly beta hydroxybutyrate. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए. Volatile granule is poly meta phosphate granule. Volatile granule is polymethophosphate granule. Polymethophosphate granule which serves as source of energy. Which serves as source of energy. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. PBH is used. PBH is used for making. PBH is used for making biodegradable plastics. PBH is used for making biodegradable plastics. PBH is used for making biodegradable plastics. ठीक है, ये और ये तो है एनसीईआरटी में 8 चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में है. मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं. ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उतना डीप आपको ले नहीं जाऊंगा. ठीक है, जिसमें आप डूब जाएं. ठीक है, उसका टेंशन आप मत लीजिए कितना डीप आप जा रहे हैं. डीप नहीं पढ़ाऊंगा आपको एकदम सुपरफिशियल पढ़ाऊंगा जो आपके मतलब का है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. ना, अगर आप बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, इन बैक्टीरिया वी हैव asexual reproduction. ठीक है, और बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है, अगर कोई कहता है कहीं आपने अगर ऐसा पढ़ा है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. साइनोफाइसियन ग्रैनुल्स, जब साइनोफाइसी पढ़ेंगे तो बता देंगे उसमें अलग से.
ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट. व्हाट वी हैव इन बैक्टीरिया, वी हैव genetic recombination, which is also referred as primitive way of DNA transfer, or it is also referred as sort of sexual reproduction. Okay. In bacteria, we don't have sexual reproduction, we have genetic recombination or primitive way of DNA transfer or sort of sexual reproduction. ठीक है. अब ये जो asexual reproduction है, it can take place by binary fission or by एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, और ये जो जेनेटिक, इट इज, वी कैन नॉट से इट एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी बता रहा हूं क्या है. ठीक है, अभी बता देता हूं. ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज बाय ट्रांसफॉर्मेशन, conjugation and transduction. Transformation, conjugation and transduction. लिख लिया सबने? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको क्यों नहीं कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको नहीं कहते हैं. In case of sexual reproduction, there is formation of gamete and fusion of gamete. There is formation of gamete and fusion of gamete. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट इसको हम लोग सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. SORT, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए आके मिलता है, एक मेल गेमीट का, एक फीमेल गेमीट का, वैसे ही यहाँ पे भी दो डिफरेंट सोर्स का डीएनए आके एक दूसरे से मिलता है. ठीक है, दो डिफरेंट सोर्स का डीएनए यहाँ भी आके मिलता है, बट उस तरीके से नहीं, बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट एंड फ्यूजन ऑफ गमीट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आप ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया वी डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, नाउ राइट डाउन बाइनरी फिजन. हेडिंग इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन होता क्या है? इट इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. एसेक्सुअल मोड है, but some commonly under favorable condition bacteria will reproduce by this binary fission. In this, bacteria divides by simple cell division into two daughter cells, and this cell division is amitotic. ठीक है, जो cell division होता है, it is amitotic. Why we call it amitotic? Because during this division there is separation of DNA. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है. ठीक है, ओके. इसमें होता क्या है कि एमाइटोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए एमाइटोटिक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ डीएनए विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ठीक है, जिनमें हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर व्हिच हेल्प्स इन सेपरेशन, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. समझ में आया? थोड़ा डाउन. दिस इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन और कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. During this, bacteria divides by
during this bacteria divides by simple cell division into two daughter cell, simple cell division into two daughter cell, and this division is amitotic. This division is amitotic, that is this division is amitotic, that is separation of replicated DNA, takes place without formation of spindle fiber, ठीक है। अब देखो, ये एक हमारा बैक्टीरियल सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका जेनेटिक में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अब इसको बाइनरी फीजन से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, आप डायग्राम बना ले। देखो अब होगा क्या, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसका डीएनए जो है वो अपना कॉपी बनाएगा, ठीक है। दिस डीएनए विल रेप्लिकेट, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस रेप्लिकेटेड डीएनए को सेपरेट करना है। यह स्पिंडल फाइबर नहीं है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो मीजोसोम होता है, मीजोसोम क्या है, दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मीजोसोम जो है इस रेप्लिकेटेड डीएनए से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मीजोसोम गेट्स अटैच्ड, ठीक है। अब क्या है, अब इन दोनों डीएनए को सेपरेट करना है। तो यहां पे क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ सेल होगा, देयर विल बी इलोंगेशन ऑफ सेल। तो अगर ये सेल ऐसे करके इलोंगेट करेगा, ठीक है, तो मीजोसोम एक दूसरे से दूर जाएगा, तो अपने साथ ये डीएनए को भी ले जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर का काम है वो कौन कर रहा है, मीजोसोम कर रहा है, दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा इनवैजिनेशन। तो जो एनसीईआरटी में आपने डायग्राम देखा है, ऐसा करके एक डायग्राम है, ठीक है। दिस इज योर सेल वॉल, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज योर डीएनए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में यही एक सेल डायग्राम दिया हुआ है। अब क्या होगा, फाइनली दिस इनवैजिनेशन विल मीट and this cell will divide into two daughter cell, ठीक है, ओके। दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा। मैंने क्या किया फिर से बता रहा हूं, देखो ये बैक्टीरिया है, इसको बाइनरी फिजन से डिवाइड करना है। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपना कॉपी बनाएगा,
फिर मीजोसोम जाके उस रेप्लिकेटेड डीएनए से अटैच हो जाएगा, फिर उसका इलोंगेशन होगा बैक्टीरियल सेल का, तो इलोंगेशन होगा तो मीजोसोम एक दूसरे से अलग होंगे तो अपने साथ डीएनए को भी अलग कर देंगे, डीएनए अलग हो गया। अब इन्वाजिनेशन होगा, वॉल अंदर की तरफ इन्वाजिनेट करेगा और फाइनली इन्वाजिनेशन विल मीट एंड विल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। एंड नाउ दिस बाइनरी फिजन इज कंप्लीट। ठीक है, इसको जल्दी से बना लीजिए। इसको बन गया सबका। इन्वेजिनेशन का मतलब जो अंदर की तरफ ये इनग्रोथ शो कर रहा है, अंदर की तरफ वॉल जो ये कर रहा है। हाँ, तो रेप्लिकेशन का सेपरेशन भी तो होगा। रेप्लिकेट करके अगर एक ही साथ रह गया तो रेप्लिकेशन कंप्लीट कहाँ हुआ? ठीक है ना। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में म्यूजियम गेट्स अटैच्ड, म्यूजियम गेट्स अटैच्ड। इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा बैक्टीरिया को, उसको हम लोग कहते हैं जनरेशन टाइम। राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया, टाइम taken by bacteria to divide by binary fission, time taken by bacteria to divide by binary fission is known as generation time, is known as generation time। ठीक है, आप देखिएगा 2 साल पहले या 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस व्हेन, और चॉइसेस में था, अरे हर बैक्टीरिया को अलग टाइम लगता है सिद्धार्थ, किसी का फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बैक्टीरिया में कब होता है, और पहला चॉइस दिया हुआ था एस फेज। मैक्सिमम बच्चों ने एस फेज किया। बैक्टीरिया में सेल साइकिल ऑपरेट नहीं करता है, ये प्रोकैरियोट है। सेल साइकिल ऑपरेट करता है यूकैरियोट में। उसका सही आंसर था बाइनरी फिजन, क्योंकि बाइनरी फिजन जब हो रहा है तभी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन देखिए 2 साल या 3 साल पहले आया हुआ है। तो इन बैक्टीरिया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, ठीक है, नॉट ड्यूरिंग एस फेज। ओके, मुझे ऑप्शन याद नहीं। प्रायर टू बाइनरी फिजन थोड़ा ना होगा, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन होता है। अब एक बार फिर से देखिए, प्रायर और आफ्टर बिटवीन ऐसा कुछ नहीं था, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। ओके ना, सडन एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है बाइनरी फिजन से, मैथमेटिकल क्वेश्चन पहले आया हुआ है, बहुत बार नहीं आया लेकिन आया हुआ है। सडन जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया, जनरेशन टाइम ऑफ ए बैक्टीरिया is 1 minute. Generation time of bacteria is 1 minute. If this bacteria, if this bacteria is present in a cup, if this bacteria is present in a cup and that cup is completely filled, that cup is completely filled in 48 minutes, that cup is completely filled in 48 minutes, then how much time, then how much time this bacteria will take, how much time this bacteria will take to fill half of the cup, to fill half of the cup and 1/4 of the cup.
मैंने कहा बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन अ कप विच इज कंप्लीटली फिल्ड इन 48 मिनट एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप एंड 1/4 ऑफ द कप। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया देख लीजिए, बहुत आसान है। एक कप है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये कप जो है पूरा भर जाता है 48 मिनट में बैक्टीरिया से, ठीक है। तो बैक्टीरिया जनरेशन टाइम हमने 1 मिनट दिया हुआ है, मतलब 1 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड करता है हर बार। तो हमने आपसे पूछा कि हाफ और 1/4 में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, ये जो हाफ है, ठीक है, हाफ से डबल हुआ तो 1 मिनट लगेगा। अगर मान लीजिए 10,000 में भर रहा है, सपोज हाइपोथेटिकल, तो 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। तो 5,000 को 10,000 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। मतलब 1 मिनट पहले ये आधा भरा हुआ था 47, और 1/4 कितना होगा इसका? 2,500। तो 2,500 को 5,000 होने में कितना लगेगा? 1 मिनट, दैट इज 46 मिनट में ये 1/4 था। समझ गए उसका आंसर? मैंने कहा कि एक बैक्टीरिया है जो हर मिनट डिवाइड करता है, और वो एक कप में प्रेजेंट है। रिपीट कर रहा हूं, सुन तो लो अब। एक बैक्टीरिया है जो हर मिनट डिवाइड करता है और एक कप में प्रेजेंट है, और मैं कह रहा हूं वो कप जो है पूरा 48 मिनट में, 48 मिनट में भर जाता है। तो कितना टाइम लगेगा हाफ भरने में और 1/4 भरने में? तो हाफ को डबल होने से फुल हो जाएगा। तो डबल कब होगा? हर 1 मिनट में डबल हो रहा है। तो 48 मिनट में, 48 मिनट में जब भर गया था, तो उससे 1 मिनट पहले आधा होगा, तभी तो डबल होकर फुल होगा, क्योंकि हर मिनट डिवाइड कर रहा है। तो 47 मिनट में ये आधा था, और हाफ का हाफ कितना होता है? 1/4। तो 1/4 से हाफ होने में कितना लगेगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट पहले ये क्या था? 1/4 था। तो 1/4 46 में था, हाफ 47 में हुआ, और फुल 48 में हो गया। समझ में आया? समझ में आया सबको? एक और क्वेश्चन लिखिए। डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, डेंसिटी मतलब नंबर, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया in a medium is 5 into 10 raised to power 6. Density of bacteria in a medium is 5 into 10 raised to power 6. If generation time of bacteria, if generation time of bacteria is 35 minutes, if generation time of bacteria is 35 minutes, then what would be the density after 175 minutes? Then what would be the density after 175 minutes? ना भाई, सेम ना रहेगा। करो इसको, और इसको आंसर करना और प्राइवेटली करना, सबको मत कर देना। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया। देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। टू मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक होता है एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। एलिमेंट्री वैल्यू, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड क्या है समझ लो। हमने कहा जीरो टाइम में डेंसिटी इज 5 into 10 raised to power 6, ये बताया ना। ये इनिशियल डेंसिटी हर 35 मिनट में ये डिवाइड कर रहा है,
तो बना लेते हैं 35, 70, 105, 140 एंड 175। हर मिनट ये डबल हो रहा है। अब देखो 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, 80 का 160 हो जाएगा इंटू 10⁶। ये तो एक एलिमेंट्री मेथड है। ठीक है, हर 35 मिनट 35 मिनट्स में डबल हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग लैब में डेंसिटी मेजर करने के लिए करते हैं, वो क्या है देख लो। एक फॉर्मूला होता है, फाइनल डेंसिटी is equal to 2 raised to power n into initial density. The final density it is 2 raised to power n into initial density, where n stands for number of generations. तो नंबर ऑफ जनरेशन कितना, टोटल टाइम 175 है, जनरेशन टाइम 35 है, तो नंबर ऑफ जनरेशन कितना हो गया 5। तो अब देखो 2 रेज टू पावर 5 इंटू इनिशियल डेंसिटी कितना था 5 इंटू 10⁶, तो कितना हो गया 32 इंटू 5 इंटू 10⁶, तो सेम आंसर आ गया। क्लियर है सबको? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।